ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो हेलो एल्केन्स किसे बोलते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहले शॉर्ट रिवीजन है, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक मॉड्यूल का मैंने आपको सॉल्यूशन का भेजा हुआ है, आज उसे ट्राई करना आप लोग। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक का पोर्शन है। हेलो एल्केन किसे बोलते हैं? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो मीन्स हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसे कहते हैं हेलोजन। और एल्केन का मतलब होता है जिसमें जो CnH2n प्लस 2 पे डिपेंड करता है, तो ये एल्केन हो गया। एन सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, कार्बन कार्बन। तो अगर कोई भी एल्केन है और अगर इस एल्केन में से हेलोजन है जो वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है एल्केन से, तो उसमें बन जाता है हेलो एल्केन। अगर कोई एल्केन है उसमें हेलोजन हम रिएक्ट कराएंगे, तो जैसे हेलोजन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और वहां पे क्लोरीन आ जाएगा। उस रिएक्शन को हम जो कंपाउंड बनेगा इसे कहते हैं हेलो एल्केन। एक वर्ड आता है हेलो एरीन्स। एरीन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से, ध्यान रखना। एरीन अगर कहीं पर भी आता है, एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे मैं क्लोरीन को रिएक्शन कराऊंगा तो क्या करता है, जो क्लोरीन होता है वो उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पे खुद आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो जब ये हेलो और एरोमेटिक पे बनता है तो उसे कहते हैं हेलो एरीन्स, और जब एल्केन के साथ बनेगा तो उसे कहते हैं हेलो एल्कीन्स। ठीक है, तो इसमें रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का, किसके साथ, ClFbRI के साथ। और अगर एल्केन लेंगे तो हेलो एल्केन, और एरीन्स यानी एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो हेलो एरीन्स बनता है। तो ये पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखो, एक है नंबर के बेस पे मोनो डाई ट्राई, जैसे कि एक Cl है केवल, ठीक है, एक Cl है तो एक Cl के लिए हम कहते हैं मोनो हेलो कंपाउंड। मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो मीन्स एक ही हेलोजन है। अगर दो हेलोजन हो गए CH2Cl और यहाँ पे भी CH2Cl, अगर दो हेलोजन हो गए, नंबर ऑफ हेलोजन इज 2 मींस इट इज कॉल्ड डाई हेलो कंपाउंड। इफ नंबर ऑफ हेलोजन इज 3 इट मींस ट्राई हेलो कंपाउंड। तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। इसमें मेन है ये रोल, हाइब्रिडाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखना। ये कई जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे मैंने कहा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे लिख दिया Cl। अब आपको ये पता करना है कि जो ये C है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास sp3, दूसरा ऑप्शन है sp2 और तीसरा है sp। तो इसमें से आप किस पे टिक करोगे, ये वाला जो कार्बन है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, रिप्लाई करके मुझे बताओ जरा 1 2 3 में से। हाइब्रिडाइजेशन के आगे मैं आपको रूल बताऊंगा कि इसके फायदे क्या है हाइब्रिडाइजेशन के, और ये कैसे आपको कई चीजों की इंफॉर्मेशन देता है। ओके श्रुति, इसके अलावा कोई आंसर? यामिनी अंबिका, ओके। और सुमित, देखो हाइब्रिडेशन से कई चीजें जो है आपके वो सॉल्व हो जाती है। तो हाइब्रिडेशन से हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज के क्या है, इसको आगे बताए जाएंगे। जब आप आगे हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे तो वहां पे हाइब्रिडेशन बहुत चीजों को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो मैं आपको इसका सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। अभी श्रुति ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी श्रुति का सही है sp2। देखो पता कैसे चलेगा, अगर सपोज करो कार्बन है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है और ये एक H है, तो ओवरऑल इसको मानो 1 + 1 2। तो जब भी 1 + 1 2 होगा तो इसका मतलब sp है। अगर देखो एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, यानी टोटल कितना हो गया, 2 + 1 यानी 3, तो इसके लिए sp2। और अगर सारे सिंगल बॉन्ड हो गए
तो इसका मतलब 3 + 1 4, ओवरऑल 4 इज देयर, तो 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि कार्बन ही होगा, तो कार्बन में 3 ही होते हैं केवल, sp, sp2 और sp3, ठीक है। और हम कंपैरिजन किससे करते हैं, जिसमें Cl लगा होगा, जिसमें Cl लगा होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा sp कौन सा हुआ, sp, ये भी sp है, देखो ये भी sp है। क्यों है sp, क्योंकि 1 + 1 2, 1 + 1, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, से 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 तो ओवरऑल 2, 2 का मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। इससे आगे बताएंगे इसके क्या क्या फायदे हैं और इससे क्या क्या चीजें हमें पता चलती है, ठीक है। तो ये sp हाइब्रिडेशन हो गया आपके पास। अब आपको कंपैरिजन करना है Cl वाले से, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूं आपको। अब इसमें बताओ, अगर मैं बोलूंगा इस कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो आप क्या बोलोगे, sp, sp2 या sp3? 1 2 और 3 कौन सा आंसर पे टिक करोगे आप? ये कंपाउंड कौन सा हाइब्रिडाइज है, तो आपको किससे कंसीडर करना है, जो जिसमें Cl लगा होगा, हेलोजन जिसमें लगा होगा, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। ओके, अंबिका, यामिनी, और इसके अलावा किसने दिया इसका आंसर, ओके। और श्रुति बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है सी इज द राइट आंसर, थर्ड। अंबिका ने इसका आंसर सही दिया है, थर्ड। आप देखो जितने सिंगल बॉन्ड है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ठीक है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, इसको याद रखना, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3। और अगर एक डबल बॉन्ड है और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड है तो sp2। और अगर ऐसा भी हो गया, देखो एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ओवरऑल आपको 4 बॉन्ड दिखाने हैं, तो इसलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे sp हो जाएगा। sp एक और केस में हो सकता है जब दोनों डबल बॉन्ड लगे होंगे, तो ये वाला कार्बन हो गया sp1। तो जब सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ठीक है। तो ये sp का रोल बताऊंगा आगे, इससे क्या क्या चीजें अफेक्ट होती है। इसके बाद आता है आपका हेलो एल्केन, हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनता कैसे है, ये क्विक रिवीजन है थोड़ा सा, क्योंकि आप एक बार देखो चैप्टर को, फिर हम आते हैं क्वेश्चन आंसर करने पे। फिर इसके भी उतने ही क्वेश्चन आंसर करेंगे लगभग हम लोग। एक सैंपल मैंने आपको पहले का भेज दिया है, ये इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके देखना, आप लोग आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनता कैसे। देखो पहली चीज क्या है, अगर कोई भी एल्कोहल है तो एल्कोहल है, एल्कोहल से कितनी चीज हो सकती है, देखो एल्कोहल से कौन कौन सी चीजें हो सकती है। एक होता है ल्यूकास रिएजेंट, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, इन दोनों को मिलके बनेगा। दूसरा इसमें PCl3, तीसरा इसमें PCl5, और फोर्थ इसमें SOCl2। इनमें से आप कोई भी रिएजेंट को मिक्स करोगे तो इससे क्या बनता है, RCl, यानी RCl बनेगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। आप इसमें से कोई भी रिएजेंट को यूज करते हो तो यही बनेगा। फर्क सिर्फ क्या है, बाई प्रोडक्ट सबके अलग अलग बनते हैं, बाकी ये सेम बनता है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो बेस्ट मेथड है SOCl2 इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। क्यों है ये बेस्ट मेथड, देखो इसने लिखा हुआ है क्योंकि इसमें SO2 और HCl बनता है। इसमें इसके साथ साथ अलोंग विद हेलो एल्केन क्या भी बनता है, HCl और SO2 बनता है। और ये दोनों की दोनों क्या होती है, गैस होती है। गैस होती तो ये क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर,
तो आपको यहाँ पे इस केस में क्या मिलेगा, प्योर हेलो एल्केन मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा, प्योर हेलो एल्केन। तो जब प्योर मिलेगा इसीलिए हम इसे कहते हैं बेस्ट टेक्निक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एल्काइल हैलाइड बनाने की जो बेस्ट मेथड है कौन सा है, तो इसमें आंसर होगा SOCl2। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है HCl और SO2 दोनों के दोनों गैस होते हैं, और गैस होंगे तो क्या होंगे, ये यहाँ से उड़ जाएंगे, ठीक है। और ये अगर उड़ जाएंगे तो क्या होगा, आपको प्योर हेलो एल्केन मिलता है, इसीलिए ये बेस्ट टेक्निक होता है, पहला मेथड। दूसरा मेथड इसमें आता है कि हेलो एल्केन कैसे बन रहा है। वो कहता है कि हेलोजन एसिड और एल्कीन में रिएक्शन हो जाएगी। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। अब इसमें आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आने चाहिए। जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल वहां पे फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो जैसे मैं कोई हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड को या हेलोजन एसिड को मैं इसमें रिएक्ट करूंगा, तो कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी सेकंड वाले के पास। और ये प्लस वाला कहाँ अटैच होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड में ही होगा, बाकी और कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो CH3C, यहाँ पे C, और फिर ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH2, इसके साथ H लग जाएगा और इसके साथ लग जाएगा Cl। ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। ये चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों के साथ वर्क करेगा। ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा C, यहाँ पे लिख दिया H है, ये C, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो, इसमें चारों की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी देखो 4 हो गए, 3 + 1 4, इसमें भी 3 + 1 3 + 1। अब मैंने क्या बोला, इसको HCl अटैच कर दो। तो आपने देखना जहां पे क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पे देखो, बस वो रेफरेंस है हमारे पास, उसके आगे पीछे मत देखो। अब इसमें देखो एक हाइड्रोजन है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो Cl जाएगा दूसरे नंबर वाले C के पास, और जो H है वो कहाँ जाएगा, पहले वाले के पास। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है किसमें टूटेगा, डबल बॉन्ड में। तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पे सॉरी CH3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl आ गया, फिर उसने दोबारा HCl अटैच करवा दिया, फिर मार्कोनिकॉफ रूल लगाना आपको, ठीक है। दोबारा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा इसमें। अब दोबारा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो क्या होगा, अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, अब भी वो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो सेकंड वाले के पास, और ये हाइड्रोजन पहले वाले के पास जाएंगे, जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वहीं पे जाएगा बस, बाकी नहीं जा सकता। तो ये C पे 2 Cl लग गए और यहाँ H इसके साथ अटैच हो गए, तो ये कंपाउंड बनता है। तो जब भी ध्यान रखना, अगर आप डबल बॉन्ड में अटैच करोगे या ट्रिपल बॉन्ड में किसी भी कंपाउंड को या हेलोजन एसिड को आप अटैच करते हो, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये याद रखना पड़ेगा। इसमें एक और आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक है, इसमें प्रैक्टिस भी ज्यादा चाहिए होगी और लर्निंग पोर्शन भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल एक ऐसा होता है जो आप जल्दी से कैच भी कर लेते हो और इजिली भी हो जाता हो, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए एक चीज है, एक तो आपको उसको याद करना पड़ेगा किसके लिए कौन सी चीज यूज होगी, अदरवाइज ऑर्गेनिक है जो माइंड से स्लिप हो जाती है। हाँ सुमित सही बताया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज है पेरोक्साइड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, केवल ये दोनों कंडीशन एक साथ होगी तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, बाकी और किसी केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता है। एक तो उसमें पेरोक्साइड होना चाहिए और दूसरा HBr के केस में बस, केवल पेरोक्साइड और HBr के केस में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, जब दोनों साथ हो, ठीक है, दोनों जब साथ होंगे तभी ये लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा C यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दिया, और यहाँ पे एक H दूसरा H हो गया, यहाँ पे H लग गया, ये CH3 हो गया, मैंने लिख दिया HBr, और यहाँ पे लिख दिया पेरोक्साइड, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड हो गया।
तो यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसका अपोजिट हो जाता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन कम वाला ये है सेकंड नंबर वाला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। Br कहाँ अटैच होगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और H प्लस कहाँ अटैच होगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। तो इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, CH3C, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे CH और यहाँ पे लग जाएगा Br। ठीक है, तो ये केवल जब दोनों होंगे, पेरोक्साइड होगा और HBr होगा, तभी ये रूल फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, कैसे, C यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिया, CH2 यहाँ लिख दिया CH और यहाँ लिख दिया CH3 प्लस HCl और यहाँ पे लिख देगा पेरोक्साइड। फिर क्या करोगे, कौन सा रूल लगेगा इसमें, नहीं अक्टूबर में नहीं होते हैं, दिसंबर में होंगे टर्म 1 के एग्जाम। ठीक है, दिसंबर में होंगे, अक्टूबर लास्ट में नहीं है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। वो आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं टीचर साहब, ताकि आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, बाकी का जो टर्म 1 के एग्जाम है आपके, वो नवंबर के लास्ट में होंगे या दिसंबर तक हो जाएंगे। हाँ, नवंबर में, और नवंबर और दिसंबर में दोनों डेट लिखी है उन्होंने। तो अप्रोक्सीमेट जहां तक लग रहा है हमें, क्यों हमें पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसकी फिक्र मत करो। 1 मंथ पहले हमें उसका, आपको जो टेस्ट होता है उससे 1 महीने पहले हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इस डेट को पेपर होने वाला है। ठीक है, अच्छा हाँ सुमित, आप बोलना, उसको रिटर्न में लिख के देना, क्योंकि आवाज नहीं आ रही मेरे पास, माइक लगाया मैंने। हाँ 15 नवंबर से, ठीक है, उसने 15 नवंबर, क्योंकि वो जो मिड सेशन है आपका 15 से लेके आगे स्टार्ट हो जाएंगे, तो 15 नवंबर से बाद ही होंगे आपके, उससे पहले नहीं होंगे किसी भी हालत में। ठीक है, हाँ 15 नवंबर टू 15 दिसंबर, सही कहा सुमित ने। ठीक है, तो यही है, उन्होंने डेट यही दी है, नवंबर लास्ट और दिसंबर तक, तो ये 15 टू 15 ये सही है। तो अब आपके पास सोचो यहाँ से कितना टाइम बचा हुआ है, अब आपको इसको स्पीडली रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कर लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए, फिर बाद में आपको हपड़ थपड़ या लर्न ना करना पड़े, पहले से ही लर्न करना है। और जितने टाइप के क्वेश्चन आंसर कर लोगे, तो इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आने का भी नहीं कहेंगे। ठीक, तो इसी को बहुत अच्छी तरह से कर लो, सारे क्वेश्चन को, और बेसिक चीजों को याद कर लो। तो इसमें क्या होगा, देखो ये आपको डबल बॉन्ड दे दिया यहाँ पे उसने, और ये लिख दिया HCl, और यहाँ पे लिख देगा पेरोक्साइड। अब आप बोलो कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो 1, और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो 2। अब बताओ इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, HCl लिख दिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो कौन सा रूल लगेगा, अंबिका, ओके, और श्रुति, यामिनी, सुमित, ओके श्रुति और सुमित, यामिनी, सुमित ओके, और यामिनी। ये देखो, यहाँ थोड़ी सी चीजों पे क्या होता है, क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ठीक है, आते नहीं हो, बन जाते, बना देते, कैसे, ऐसे ही कर दिया उन्होंने। इसमें आंसर जो दिया है वो सुमित ने सही दिया है, बस इसमें लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल एक ही कंडीशन में लगेगा, जब HBr पेरोक्साइड के साथ होगा, बस बाकी के केस में नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ सुमित ने सही बता दिया, अगर HBr नहीं होगा तो पेरोक्साइड है तो भी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए, ये ध्यान रखना, बस वो पेरोक्साइड दे देगा आपको यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि इसमें तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होना चाहिए, तो गलत करके आ जाओगे आप। ठीक है, ध्यान रखना, जब HBr और पेरोक्साइड दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, तब मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तभी लगेगा, बस बाकी नहीं लगेगा। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि जनरली बुक में लिखा रहता है पेरोक्साइड, ठीक है, तो उसमें क्लियर नहीं लिखा होता है, तो आपको मैं क्लियर ही बता रहा हूँ इसे, क्योंकि इसमें आप कोई भी चीज और ले लो, HCl ले लो, HI ले लो,
लेकिन ये एंटी मार्कोनिकोव रूल तभी लगेगा जब HBr और पेरोक्साइड होगा, अदरवाइज एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। ठीक है, इसको याद रखना। अभी इसके क्वेश्चन आएंगे, देखो आप लोग, जो मैं अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। एक मॉड्यूल के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए अभी इस सॉल्यूशन के, आप खुद करना क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं एक को ही करा पाऊंगा, एक को आप खुद करना, फिर उसे मेरे को जैसे संडे को या किसी दिन फिर हम उसको डाउट सेशन में करेंगे ताकि हमारा कोर्स ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सकें। उसके बाद देखो इसमें आता है आपके पास, अच्छा स्वार्ज रिएक्शन वगैरह आ गई है। आप कैसे बनाना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, देखो एक है स्वार्ज रिएक्शन। ये स्वार्ज रिएक्शन कब होती है, जब आपके पास जो CH3Cl होगा या CH3Br होगा, अगर आप इसमें AgF सिल्वर फ्लोराइड को मिक्स करते हो। देखो इसमें ध्यान रखना, AgF, Hg2F2, COF2 या SbF3 यूज होता है, लेकिन जनरली जो बुक होता है उसमें AgF को ज्यादा प्रीफर कर देते हैं। नहीं तो इनमें से कोई भी हो जाए, Hg2F2 या COF2 या SbF3 कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सचेंज होता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, एक्सचेंज अदला बदली हो जाती है। तो ये एकमात्र रिएक्शन है जिसमें फ्लोरो एल्केन बनता है बस, बाकी और कोई भी रिएक्शन हमारे पास ऐसी नहीं होती जिसमें फ्लोरो एल्केन बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आता है क्वेश्चन नेम द रिएक्शन थ्रू विच फ्लोरो एल्केन इज फॉर्म्ड, दिस इज ओनली वन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड स्वार्ज रिएक्शन। इसके अलावा हमारे पास कोई मेथड नहीं है फ्लोरीन को बुलाने का, हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, जितने भी आप हेलो एल्केन बनाते हो वो Cl और Br के लिए ज्यादा होते हैं, बाकी के लिए कम होते हैं। रीजन, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो एक्सप्लोसिव नेचर होता है। जो फ्लोरीन होता है क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, आपको पता है। हाईली रिएक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लोसिव हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसकी रिएक्शन होती है जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं करवाते हैं। लेकिन स्वार्ज रिएक्शन क्या है, पहले आप दूसरे में चेंज करो, फिर उससे अदला बदली कर दो। ठीक है, बस पहले दूसरे को बैंक लूटने दो। ठीक है, दूसरा जो थीप है वो बैंक लूट के लाएगा यहाँ से, और जैसे वो बैंक लूट के यहाँ पे गाड़ी लाएगा, अब उसकी गाड़ी को चुरा लो यहाँ से, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, तो बस उसको ध्यान रखना कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, तो जैसे वो गाड़ी लेके आएगा बस उसी गाड़ी को ट्रैप कर दो वहीं। तो ऐसे ही काम करता है कौन, ये AgF। पहले वो फ्लोरीन क्लोरीन को बनाने देता है आराम से कि क्लोरीन फ्लोरीन बनते जाओ, क्लोरीन ब्रोमीन सॉरी बनाते जाओ। अब जैसे ये बन जाएगा फाइनली इसको अटैक करेगा AgF, और जो Br या Cl को हटाएगा वहां F लग जाएगा। तो आप उसके थ्रू बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आपके पास कोई भी मेथड नहीं है। ठीक है, ऐसे हुंस-डिकर रिएक्शन का बताया था मैंने आपको, बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये एसिड होता है, कई बार CH3COH एसिड होता है, इसमें AgCl या Ag को मिलाते हैं तो ये Ag इसको डिस्प्लेस कर देता है और ये बना देता है Ag वाला। ठीक है, Ag सिल्वर एसिटेट हो जाता है। इसमें हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ब्रोमीन किसके साथ जाता है, CH3 के साथ जाएगा बस, तो ये बन जाता है CH3Br, और यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है और AgBr के साथ चला जाता है तो बन जाता है AgBr। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। इसमें सबसे जो बेस्ट यील्ड होता है वो ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन का बेस्ट यील्ड होता है। इससे दो ही चीज बनती है बस, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन की परसेंटेज कम होती है, ब्रोमीन सबसे ज्यादा होता है, बाकी फ्लोरीन या आयोडीन इससे नहीं बनते। ठीक है, तो अगर आता है कि हुंस-डिकर रिएक्शन किसके लिए ज्यादा बेस्ट है, तो है ब्रोमो एल्केन के लिए। और इसमें कौन सा, देखो एक कार्बन कम बनेगा, इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ पे 1 कार्बन लेस हो जाता है, तो इसे नेम रिएक्शन कहते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। इसके बाद आता है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन से देखो आयोडीन बनेगा, जैसे यहाँ पे स्वार्ज ने बनाया कि बैंक को लूट के लाए दूसरे, फिर उसको लूट लिया आराम से। ठीक है, तो बैंक लूटने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ये भी करता है फ्रिंकल-स्टीन भी, वो क्या कहता है, क्लोरीन फ्लोरीन तो आराम से बन जाते, तो पहले इनको बनने दो, कोई बात नहीं। अब जैसे ये क्लोरीन या ब्रोमीन वाले बन जाएंगे, अब जैसे उसने देखा ये बन गए, चलो अब उसमें किसका अटैक करा देगा, NaI का अटैक करा देगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, Br I को एक्सचेंज कर देगा
NaBr बाहर हो जाएगा, NaBr, और ये ग्रुप जहां पे Br है उसकी जगह पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा। फिर डायरेक्ट को बनाना बहुत मुश्किल होता है इसमें, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी मेन रिएक्शन आपकी वो क्लोरीन या ब्रोमीन वाली होती है उसको फिर हम एक्सचेंज कर देते हैं, उसके अदला बदली करके ये बना देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा सारे, अभी देखते जाओ। आप लोग खुद मेहनत करोगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा और आपको लर्न हो जाएगी चीजें। आप लोग थोड़ा सा काम जो ध्यान नहीं दे रहे हो इसमें, नहीं तो ये आपको सारा टिप्स में लर्न हो जाता है। इतने सारे हमने 100+ क्वेश्चन कर दिए एक चैप्टर के, अभी तक आपको बिल्कुल टिप्स में याद हो जाता है, लेकिन आप लोग शायद इसमें मेहनत कम कर रहे हो। अभी इसको थोड़ा और फोकस करो ताकि आपको टेंशन ना हो उसमें कि हमें याद करना पड़ेगा, तब आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अदरवाइज उस समय मेहनत करनी पड़ेगी और या तो अभी मेहनत करना, एग्जाम टाइम में लर्न करोगे और या आप करोगे, लर्न तो करना ही पड़ेगा, तो आप पे डिपेंड करता है। अभी करोगे तो आसान हो जाएगा। अब है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी जो एनिलीन होता है, मैंने आपको पहले बताया था, एनिलीन कहते हैं जब बेंजीनिंग में NH2 लग जाता है तो इसे कहते हैं एनिलीन। एनिलीन में क्या करते हैं हम लोग, होनो मिलाते हैं। होनो मतलब NaNO2, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट मिलाएंगे और एक मिलाते हैं इसमें HCl। इन दोनों से फायदा क्या होगा, देखो इन दोनों से मिलता है, इन दोनों से मिलता है होनो, HONO। होनो का मतलब होता है HNO2, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं डाल देते, यहाँ पे तो नाइट्रिक एसिड की जरूरत होती है, लेकिन हम क्या मिलाते हैं, NaNO2 और HCl मिलाते हैं। क्यों होनो क्यों नहीं मिलाते, यानी नाइट्रस एसिड क्यों नहीं मिलाते, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टेट में नहीं रह सकता, ये इसे कहते हैं इन सिटू। एक वर्ड आता है इसमें इन सिटू। इन सिटू का मतलब ये रिएक्शन के बीच में ही बनता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। अगर आप इसे बाहर हवा में रखोगे या वैसे ही छोड़ोगे, ये ऑक्सीडाइज होके HNO3 बना लेगा, तब तो फिर फायदा ही नहीं हुआ। हमें चाहिए था HNO2, लेकिन ये खराब हो जाता है। जैसे आप कई चीजों को कहते हो कि इसे हवा में मत रखो खराब हो जाएगा, या इसे ज्यादा देर मत रखो ये खराब हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड आता है इन सिटू का, ध्यान रखना, इन सिटू, यानी ये रिएक्शन के बीच में ही बनता है बस। तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, होनो, HONO, या इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो ये रिएक्शन के बीच में ही बनता है केवल। तो बुक में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है एक वर्ड इन सिटू। ठीक है, अब जैसे आपने इसकी रिएक्शन कराई, यहाँ से ये ग्रुप निकलेगा, एक N यहाँ पे से अटैच होगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये सॉरी Cl के साथ, तो ये बन जाता है N2+X-, इसे कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम, एजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट मतलब Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, और क्लोराइड और ब्रोमाइड ही ज्यादा होंगे बस, बाकी नहीं होते। ठीक है, और बेंजीन है तो इसका पूरा नाम हो जाता है बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। अब यहां से इसको तोड़ना आसान हो जाता है, यहां से इसे तोड़ना मुश्किल है, इसको तोड़ना आसान है। जैसे आपने देखा होगा कोई स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं या प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के पास आपको जाना मुश्किल होता है, लेकिन आपने क्या किया कि पहले किसी बात को किसी टीचर के थ्रू बोल दिया। जब ये टीचर बोल देगा तो ये बात क्या हुई, या प्रिंसिपल बोलेगा कि टीचर को बता देना, तो आपके लिए आसान हो जाएगी बात। ठीक है, डायरेक्ट जाओगे तो मुश्किल होगी बात, तो यहां से आपके लिए आसान हो गई बात। अब इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो पहले हर कोई क्या करता है, इसको उसमें चेंज करेगा ताकि इसको तोड़ना आसान हो जाए। तो इसके लिए ध्यान रखना है, डायरेक्ट कभी नहीं टूटता है, बहुत मुश्किल होता है इसको तोड़ना। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे डाइजेनियम सॉल्ट में। अब यहाँ से सारे कंपाउंड बन जाते हैं, यहाँ से आप कुछ भी बना दो सब बन जाएगा। आगे हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इसमें एमाइन वाले में, तो वहां पे आप देखोगे इससे सब कुछ बन सकता है, लेकिन इससे नहीं बनेगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे अगर मुझे हेलोजन चाहिए तो मैं लाऊंगा Cu2X2, इसे कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें Cu2X2 होता है, X2 मतलब Cl2 लाओगे तो यहाँ Cl लग जाएगा, तो बनता है क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे जो Cl आपने यूज किया वो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये बन जाता है एराइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये चैप्टर 4 में भी आएगा, एमाइन वाले चैप्टर में भी है और यहाँ पे भी है। तो कई चैप्टर ऐसे जो आगे वाले चैप्टर में भी आपके पास आएंगे। ठीक है, तो यहां तक की रिएक्शन में से कोई प्रॉब्लम पहले किसी को?
जितनी अभी तक मैंने रिएक्शन बताई इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम? बताना, एनी प्रॉब्लम? आवाज नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास माइक है ना, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा उसमें से। चलो समझ गया मैं, आपको नहीं होगी शायद कोई प्रॉब्लम। एक आध इसकी रिएक्शंस बीच में छूट गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आपको एल्केन है, ठीक है, ये एल्केन है। अब ये एल्केन से आपको हेलो एल्केन बनाना है, तो बताओ कैसे बनाओ? एल्केन से आपको हेलो एल्केन बनाना है तो क्या करेंगे बताओ? हेलो एल्केन मतलब मुझे Cl लगाना है, यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बता सकता है? एल्केन से याद करना है इसको, देखो थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, पहले आपको याद करना पड़ेगा, फिर तो आपको पूरा इसमें कोई दिक्कत आने की नहीं। एल्केन से आपको बनाना है हेलो एल्केन, तो किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे हम लोग? नो आंसर? चलो मैं बता देता हूँ। एल्केन में आपने क्या ऐड करना है? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब ये आपको समझ में आ गया, ध्यान रखना। अब एल्केन से अगर मुझे हेलो एल्केन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Cl2 डालना पड़ेगा लाइट के साथ। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि Cl कहाँ जाएगा? जैसे ये मैंने बना दिया, बाकी हाइड्रोजन, ठीक है, मैंने बोला Cl2 को ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब क्वेश्चन ये कि Cl जाएगा कहाँ पे? ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप बताओ मुझे रिप्लाई करके कि इसमें से जो Cl है, ये Cl कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? 1 2 3 4 में से किस कार्बन वाले के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? चार ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4। ओके सुमित, इसके अलावा कोई आंसर और? अंबिका और श्रुति, अच्छा यामिनी हो गया, श्रुति। ऑर्गेनिक में तो आपको फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आपने ऑर्गेनिक को जो 11th में मिस किया वो बहुत बड़ा मिस था, क्योंकि 11th में सारे बेसिक्स होते हैं, 12th में बेसिक नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है, इसीलिए दिक्कत आती है, क्योंकि 11th का ही बेसिक होता है, 12th में बेसिक नहीं होता बिल्कुल। इसमें ध्यान रखना, जब भी कोई लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, लाइट की प्रेजेंस में, तो वहां पे बनता है फ्री रेडिकल, इसको याद रखना। और फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होता है, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होता है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। तो अब देखो, जो ये पहला वाला कार्बन है प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है, जबकि सेकेंड और थर्ड वाला जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए क्या करेगा, इसको हटा देगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा जो सेकेंडरी में है, और वहां पे Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है प्राइमरी, प्राइमरी सबसे कम। तो जब भी आप रिएक्शन करोगे तो स्टेबिलिटी का फैक्टर जरूर आता है, और अगर हीट और लाइट की प्रेजेंस में होगा तो फ्री रेडिकल बनता है। उसके लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अगर आपने रिएक्शन लिखी 1 2 3 4, और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अगर मैंने कहा Cl2 को लाइट की प्रेजेंस में, तो ये सेकेंडरी कार्बन ये है, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा जो सेकेंडरी कार्बन का है, और वहां पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ पे Cl लगेगा सेकेंडरी, कोई भी सेकेंडरी में, ऊपर या नीचे से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकेंडरी वाले में Cl लगेगा और HCl बाहर हो जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे 2 या 3 में से कोई भी ऑप्शन सही था, 1 और 4 का ऑप्शन गलत है, ठीक। तो ये आपका हो गया कौन सा रूल, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक ये वाला रिएक्शन हो गया। एक और आता है जब आप रिंग के थ्रू बनाते हो, जैसे रिंग है, अगर मैंने कहा इसमें Cl2, तो ये बताओ ये रिएक्शन सही है या गलत है? ये बनी है, ये रिएक्शन सही है या गलत है?
सही है तो राइट और रॉन्ग है तो W। 1 2 किस पे क्लिक करोगे आप? ये रिएक्शन सही है गलत है? ओके, श्रुति, सुमित, अंबिका एंड यामिनी। इसका आंसर श्रुति ने सही दिया इसका आंसर। ये रिएक्शन नहीं हो, ठीक है। अब देखो दिखने में आपको लग रहा है बिल्कुल क्लियर कट है, लेकिन ये जब Cl होता है और ये लाइट की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, रिंग के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। टाइम कम बचा, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, रिज्वाइन सेम आईडी।